बच्चों क्वेश्चन लिखा हुआ हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा गया हिस्टोन प्रोटीन कौन सी अवस्था में बनता है, तो ऐसा अवस्था जिसको अपन संश्लेषणकारी अवस्था कहते हैं, इसमें डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, यानी डीएनए की मात्रा बढ़ती है और साथ ही क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन बनते हैं H1, H2, H3 और H4, जैसे H2A है, H2B है, ये सब प्रोटीन बनते हैं और ये क्या करते हैं, ये एक न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? एस अवस्था में होता है। हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन एमिनो एसिड अधिक होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है तारक केंद्र का विभाजन यानी सेंट्रोसोम का विभाजन कौन सी अवस्था में होता है? तो कोशिकांग होते हैं, इन सब कोशिकांग का विभाजन क्या होता है? G2 अवस्था में होता है। तारक केंद्र का विभाजन किस अवस्था में होता है? G2 अवस्था में होता है। ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्रुवों का निर्धारण करते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल क्या करेंगे? तंतु तंतु बनाएंगे। अगला सवाल है समसूत्री विभाजन में होता है। समसूत्री विभाजन में ये होता है कि ये एक जनक कोशिका है, उससे दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। एक जनक कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? दो पुत्री कोशिकाएं बनती है। समसूत्री विभाजन की सबसे पहली विशेषता होती है एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। दूसरी विशेषता इसमें गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में समान रहती है। दूसरी विशेषता इसमें गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में समान रहती है। जैसे इसमें 46 गुणसूत्र हैं, तो दोनों पुत्री कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? 46। ठीक है। अगली विशेषता है ये वृद्धि और मरम्मत में सहायता करता है। ये जो विभाजन है समसूत्री, वो शरीर के आकार में वृद्धि करने और शरीर के मरम्मत में सहायता करता है। इसके अलावा ये जो समसूत्री विभाजन है वो कुछ ऐसे प्राणियों में भी पाया जाता है, जैसे नर मधुमक्खी है। नर मधुमक्खी के अंदर क्या होता है कि नर मधुमक्खी अगुणित होती है। ठीक है, और उसमें शुक्र जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, ये ध्यान रखना। यानी जनन कोशिकाओं के निर्माण के समय भी जो अगुणित जीव है, जो कि आपको बताना है, उसके अंदर कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री होगा। बाकी युग्मक जनन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे नर मधुमक्खी अगुणित है तो उसमें समसूत्री विभाजन होगा युग्मक जनन के समय। तो इन्होंने पूछा है कि समसूत्री विभाजन में होता है दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण, सही है। गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, बिल्कुल सही। पुत्री कोशिकाओं में, किसमें? गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिकाओं में समान रहती है, मात्र कोशिका के। ठीक है। फिर उसके बाद जीवों की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है, यानी समसूत्री विभाजन की कब आवश्यकता होती है? जब जीवों में वृद्धि और मरम्मत यानी शरीर का आकार बड़ा होना होता है या मरम्मत करनी होती है। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। नर मधुमक्खियों में युग्मक जनन के समय कौन सा विभाजन होता है? इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, आपको बताना है। कोशिका चक्र की 4 अवस्था होती हैं। अब कोशिका चक्र है, उसका एक सीक्वेंस बना हुआ है, उसकी 4 अवस्थाएं हैं। उन 4 अवस्थाओं के नाम है M, फिर उसके बाद G1, फिर G2, फिर M, फिर G1, फिर S और फिर G2। ठीक है। तो कोई कोशिका अगर G1 से S में जाती है और S से फिर G2 में जाती है और M में जाती है, तो उसमें दो पुत्री कोशिका बन जाती हैं। तो सही सीक्वेंस सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर उसके बाद M अवस्था आएगी। तो आपसे पूछा कोशिका चक्र की 4 अवस्थाओं का सही क्रम है, पहला G1, S, G2, M। ठीक है, ये लग रहा है बिल्कुल सही है। ये क्या है? M, G1, G2, S। नहीं, ये नहीं है, क्योंकि G1 और G2 के बीच में क्या आता है? S आता है। M सबसे पहले आ गया, फिर S आ गया। नहीं, ये भी नहीं है। फिर G1, फिर M। नहीं, G1 के बाद S आएगा, फिर M आएगा। ठीक है। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये इस तरह से सीक्वेंस आपको याद रखना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था कौन सी है? आपके बुक के अंदर एक स्पेशल लाइन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि कोशिका चक्र की सबसे नाटकीय अवस्था कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं, जो M अवस्था है। कौन सी अवस्था है? M अवस्था होती है, उसको सबसे नाटकीय अवस्था कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत नाटक होते हैं, कठपुतली की तरह। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं, क्रॉस जो सेंट्रोमियर है उसका विभाजन होता है, फिर वापस कोशिकांग लुप्त होते हैं, कोशिकांग बनते हैं, तो कई घटनाएं होती हैं। तो सर्वाधिक नाटकीय अवस्था कौन सी है? M अवस्था है। कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब होता है केंद्र का विभाजन। इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? कैरियोकाइनेसिस को कितनी अवस्था में बांटा गया है? 4 अवस्था में। सबसे पहले प्रोफेज,
फिर उसके बाद मेटाफेज, फिर उसके बाद एनाफेज और फिर एंटीलोफेज। ठीक है, एनाफेज और फिर एंटीलोफेज। तो कितनी अवस्था हो गई? 4 अवस्थाएं हो गई बच्चों। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कैरियोकाइनेसिस को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? जो केंद्रक का विभाजन होता है उसको कितनी अवस्था में बांटा गया है? 4। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। तो आप इसका उत्तर बताओगे 4। पूर्वावस्था, पूर्वावस्था को क्या कहते हैं? प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? इस प्रोफेज के अंदर सबसे पहले तो ये केंद्रक झिल्ली, ये जो केंद्रक झिल्ली होती है वो विलुप्त होती है। ठीक है, फिर इसके अंदर केंद्रिका होती है, वो विलुप्त होती है। तो सबसे पहला काम होता है कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये गुणसूत्र होते हैं वो संघनित होते हैं। ये इस तरह से गुणसूत्र थोड़े मोटे और संघनित हो जाते हैं और एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड दिखाई देने लग जाते हैं। एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड क्या होते हैं? दिखाई देने लग जाते हैं। इस तरह से क्या होगा? एक गुणसूत्र में आपको 2 क्रोमेटिड होंगे, जो अर्ध गुणसूत्र है वो दिखाई देने लग जाते हैं। पुत्री अर्ध गुणसूत्र आपको दिखाई देने लग जाते हैं और दोनों एक बिंदु से जुड़ जाते हैं जिसका नाम होता है सेंट्रोमियर। क्या होता है? सेंट्रोमियर। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको काइनेटोकोर भी कहते हैं। तो इस बिंदु से ये क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? ये तारक केंद्र होते हैं। ये तारक केंद्र है जिसको अपन सेंट्रोसोम कहते हैं, वो विपरीत ध्रुवों पर चला जाता है और सेंट्रोसोम से क्या होता है? ऐसे एस्टर बननी शुरू हो जाती हैं, यानी छोटी छोटी ट्यूबल्स बननी शुरू हो जाती है, तारक बननी शुरू हो जाती हैं। सेंट्रियोल से तारक बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है पूर्व अवस्था में होता है, पूर्व अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन होता है, गुणसूत्र मोटे हो जाते हैं, तारक काय और तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। फिर उसके बाद में होता है केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःपर्दवी जालिका है, गोल्जिका है, ये सब विलुप्त हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो आपसे पूछा प्रोफेज अवस्था में आप क्या क्या नाटक देखोगे? प्रोफेज अवस्था में ये देखेंगे कि केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो गई, केंद्रिका विलुप्त हो गई, कोशिकांग विलुप्त हो गए। फिर उसके बाद ये जो तारक केंद्र था, जो तारक काय और तारक केंद्र था जिसका विभाजन हुआ था, कौन सी अवस्था में हुआ था? G2 अवस्था में हुआ था। ये विपरीत ध्रुवों पर जाता है और उसके बाद ये ध्रुव का निर्धारण करता है, गुणसूत्र का संघनन होता है और ये गुणसूत्र होते हैं वो उसमें 2 क्रोमेटिड स्पष्ट रूप से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। गुणसूत्र मोटे और संघनित होते हैं और दोनों अर्ध गुणसूत्र एक जगह से जुड़े रहते हैं। दोनों अर्ध गुणसूत्र एक स्थान से जुड़े रहते हैं जिसको अपन कहते हैं सेंट्रोमियर। फिर अगला सवाल है समसूत्री विभाजन यंत्र बना होता है। ये जो समसूत्री विभाजन यंत्र होता है, एक तो सबसे पहले इसमें ये क्या है? तारक निकले हैं जिनको अपन कह रहे हैं तारक, यानी छोटी छोटी नलिकाएं निकली हैं, सूक्ष्म नलिकाएं निकली है ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई। वो क्या है? वो तारक समसूत्री विभाजन यंत्र का निर्माण करती हैं। दूसरा तारक तंतु, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? इसका समसूत्री विभाजन यंत्र का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं। पहला ऑप्शन है सेंट्रोमियर, दूसरा सेंट्रियोल और तीसरा सेंट्रोसोम, चौथा सेंट्रोस्फीयर। तो मैं बता दूं ये सेंट्रोसोम होता है। इस सेंट्रोसोम की विशेषता ये कोशिकांग है। ठीक है, इस सेंट्रोसोम के अंदर ये लिक्विड है, इसका नाम सेंट्रोस्फीयर है और इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं। दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे इस तरह से स्थित होते हैं। तो ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम को कहते हैं तारक काय, क्या कहते हैं? तारक काय। और सेंट्रियोल को कहते हैं तारक केंद्र, क्या कहते हैं? तारक केंद्र। ये अपने ध्यान रखना है। और सेंट्रोमियर अलग है। क्या है? सेंट्रोमियर है वो गुणसूत्र में पाया जाता है जहां से दोनों अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़े होते हैं। तो इसका उत्तर होगा सेंट्रोमियर। ये ध्यान रखना बच्चों। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र की आकृति के अध्ययन के लिए कौन सी उपयुक्त अवस्था है? ये सवाल परीक्षा में आपको हर जगह मिलेगा। जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देने जाओ और बायोलॉजी के अंदर कोशिका विभाजन में अगर ये सवाल आपको याद नहीं है तो मतलब कोशिका विभाजन आपको याद नहीं है। कि गुणसूत्र की आकृति के अध्ययन के लिए ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट और बड़े दिखाई देते हैं? तो प्रोफेज अवस्था के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र का सर्पिल भवन होता है और गुणसूत्र का डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है और गुणसूत्र मोटे और संघनित होते हैं। लेकिन गुणसूत्र में 2 स्पष्ट क्रोमेटिड किस अवस्था में दिखाई देते हैं? गुणसूत्र में 2 स्पष्ट क्रोमेटिड मेटाफेज अवस्था यानी मध्य अवस्था में दिखाई देते हैं। ये चीज ध्यान रखना है।
ये मेटाफेज अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट और बड़े दिखाई देते हैं, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं और गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा प्लेट पर एकत्रित होते हैं। ये मध्य रेखा प्लेट है जिसको मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं, उस पर ये गुणसूत्र आकर एकत्रित होते हैं। इस गुणसूत्र की विशेषता यह है कि गुणसूत्र का ये जो सेंट्रोमियर है जिसको अपन काइनेटोकोर कहते हैं, इससे तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं। इस सेंट्रोमियर से तर्कु तंतु आकर क्या करेंगे, जुड़ेंगे, इसको काइनेटोकोर कहते हैं। और ये दोनों अर्ध गुणसूत्र होंगे। इन अर्ध गुणसूत्रों की विशेषता ये होगी ये दोनों आपस में एक बिंदु से जुड़े हुए हैं, उसका नाम काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर है। ठीक है, अब ये गुणसूत्र कोशिका की एक प्लेट पर एकत्रित होते हैं, उस प्लेट का नाम होता है मेटाफेजिक प्लेट। तो गुणसूत्र की आकृति के अध्ययन के लिए या गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट और बड़े और संघनित किस अवस्था में होते हैं, तो इसका उत्तर होगा मेटाफेज अवस्था। ये भूलना मत बच्चों। अगला सवाल है काइनेटोकोर या गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। काइनेटोकोर या गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर से यहां से क्या निकलते हैं, ये तारक केंद्र निकलते हैं। ये तारक केंद्र को अपन क्या कहते हैं, एस्टर रेस कहते हैं, जो सूक्ष्म नलिकाओं की बनी होती हैं तर्कु तंतु के जुड़ने के लिए। तो काइनेटोकोर या गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं तर्कु तंतु। कौन जुड़ते हैं, तर्कु तंतु जुड़ते हैं, ये चीज ध्यान रखना। स्पिंडल फाइबर आकर इससे जुड़ते हैं। अगला सवाल ये है तर्कु तंतु बने होते हैं, तो सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के। तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर किसके बने होते हैं, सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं। अगला सवाल है गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं, यानी मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं। कौन सी अवस्था में, मेटाफेज अवस्था के अंदर। फिर अगला सवाल है मेटाफेज अवस्था में होता है, मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र सर्वाधिक स्पष्ट और बड़े दिखाई देते हैं और मध्य अवस्था पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तर्कु तंतु गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, बिल्कुल सही है। गुणसूत्र की भुजाएं ध्रुवों की ओर, गुणसूत्र की भुजाएं, नेचुरल सी बात, ये सेंट्रोमियर बीच में होगा, ये सेंट्रोमियर कहां होगा, बीच में ही होगा। और जो भुजाएं होगी वो किस तरफ होगी, ध्रुवों की ओर होगी। भुजाएं किस तरफ होगी, ध्रुवों की ओर होगी। ठीक है, तो सेंट्रोमियर बीच में होता है और ये भुजाएं किस ओर होती है, ध्रुवों की ओर होती हैं। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। ये मेटाफेज अवस्था आपको पूरी याद होनी चाहिए। 2-3 लाइन आपको इसमें लिखने कहोगे तो आप सबसे पहले बता दोगे कि केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पूर्णतः विलुप्त हो जाती हैं और एक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र यानी दो पुत्री अर्ध गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और दोनों पुत्री अर्ध गुणसूत्र आपस में काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद में आपको बताना है सारे गुणसूत्र कोशिका के मध्य रेखा प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, मध्य अवस्था प्लेट। ठीक है, मध्य अवस्था पट्टिका। फिर गुणसूत्र की भुजाएं ध्रुवों की ओर होती हैं और गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर मध्य में होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। समझ गए बात को। और ये तर्कु तंतु आकर किससे जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से। काइनेटोकोर से क्या होते हैं, तर्कु तंतु आकर जुड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र बिंदु का विभाजन किस अवस्था में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुणसूत्र बिंदु होता है जिसको अपन सेंट्रोमियर कहते हैं। ये गुणसूत्र में दो, ये जो अपन कह रहे हैं अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड होते हैं, वो एक बिंदु से जुड़े होते हैं जिसका नाम होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, यह अपन इसको काइनेटोकोर कहते हैं। इसका विभाजन होता है, क्या होता है, इसका विभाजन होता है और ये दोनों पुत्री अर्ध गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब आपको समझाते हैं कि ये जैसे कोशिका है, इस कोशिका में क्या है, ये इस तरह से 46 गुणसूत्र है। कितने हैं, 46 गुणसूत्र है। ठीक है, ये 46 गुणसूत्र हैं। आपके पास में 46 धागे हो। ठीक है, एक धागे के अंदर क्या हो, इस तरह से ये दो धागे, मतलब एक धागा है उसमें इस तरह से ये दो, एक ये डोरा और ये डोरा है। एक गुणसूत्र में दो अर्ध गुणसूत्र है। ठीक है, ये दोनों आपस में किस जगह से जुड़े हुए हैं, ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। ये अलग होंगे, क्या होंगे, ये अलग होंगे और दोनों विपरीत ध्रुवों पर जाएंगे। अपन इसको डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाते हैं, आपको समझ में आ जाएगी, बहुत काम की चीज है। ये क्या है, ये एक क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड है और ये दूसरा क्रोमेटिड है और दोनों आपस में किस स्थान से जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में यहां से गुणसूत्र बिंदु से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये कितने गुणसूत्र है, 46। अब यहां से ये टूट जाए और ये जो अर्ध गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुव पर आ जाए। ये अर्ध गुणसूत्र क्या होगा, विपरीत ध्रुव पर आ जाए।
और ये अर्ध गुणसूत्र होगा ये इस ध्रुव पर चला जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ कितने आ जाएंगे, 46 आ जाएंगे, और यहाँ कितने आ जाएंगे, 46 आ जाएंगे। हरा इधर चला गया, आसमान इधर चला गया, इसका नाम क्या है, अर्ध गुणसूत्र है। ठीक है, अर्ध गुणसूत्र, जिसको अपन कह रहे हैं क्रोमेटिड। क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिड। और इसका नाम भी क्या है, क्रोमेटिड है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं बच्चों, अलग होते हैं। तो एनाफेज अवस्था होती है, उस एनाफेज अवस्था में ये क्या होता है, यहां से ये कट 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 टूटता है। कौन टूटता है, सेंट्रोमियर है, उसका विभाजन होता है, और दोनों ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं और विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। तो इसने पूछा है गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर है, क्या है, सेंट्रोमियर है, उसका विभाजन होता है। और सेंट्रोमियर का जैसे विभाजन किस अवस्था में होगा, तो आप बताओगे एनाफेज अवस्था के अंदर होगा। किस अवस्था में होगा, एनाफेज अवस्था। अब मान लो ये 46 गुणसूत्र हैं और इसका विभाजन नहीं होता, ये इधर चला जाता, तो 23 इस पे बचते और 23 क्या होते, इसमें बच जाते। ये चीज ध्यान रखना, ये लॉजिक है। ठीक है, और मान लो जैसे एक गुणसूत्र है उसमें सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता, तो ये कोशिका में गुणसूत्र कितने हो जाते, 24, और दूसरी में कितने रह जाते, 22। तो ये क्या है, ये एक्चुअल में क्या होता है, विभाजन होना बहुत जरूरी है। अगला सवाल है अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र को अपन क्या कहते हैं, क्रोमेटिड। अर्ध गुणसूत्र को क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर किस अवस्था में जाते हैं, तो विपरीत ध्रुवों की ओर आपको बताना किस अवस्था में जाएंगे, ये जाएंगे आपके पश्च अवस्था में, यानी एनाफेज अवस्था होती है। मेटाफेज अवस्था में मध्य रेखा पट्टिका पर थे, और एनाफेज अवस्था में ये विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। भुजाएं पीछे रह जाती है, भुजाएं क्या रह जाती हैं, पीछे रह जाती है, और सेंट्रोमियर आगे की ओर गति करता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर किस अवस्था में जाते हैं, एनाफेज अवस्था। 2 पॉइंट याद रखने हैं कि इसमें किसका विभाजन हुआ है, इसमें जो अपन कह रहे हैं अर्ध गुणसूत्र जिस स्थान से जुड़े हुए थे सेंट्रोमियर, उसका विभाजन हुआ गुणसूत्र बिंदु का। ठीक है, और दूसरा गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। और टेलोफेज अवस्था की विशेषता क्या है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं। बिल्कुल, टेलोफेज अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और इनकी पृथक पहचान समाप्त हो जाती है। ये अलग अलग होते हैं, ये सब एक जैसे हो जाते हैं और एक गुच्छा बन जाता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः बन जाती है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और कोशिका होते हैं वापस बन जाते हैं। ये प्रोफेज की विपरीत अवस्था। ठीक है, अगला सवाल है प्रोफेज अवस्था की विपरीत अवस्था कौन सी है, ये आपको बताना। टेलोफेज अवस्था, ये प्रोफेज अवस्था की क्या होती है, विपरीत होती है। प्रोफेज अवस्था बड़ी अवस्था और टेलोफेज सबसे छोटी अवस्था है। तो ये अपने ध्यान रखना है कि टेलोफेज अवस्था में क्या हुआ कि गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए और गुणसूत्र हैं वापस क्या हो गए, एक गुच्छा बन गया, एकल गुणसूत्र के रूप में हो गए। सब अलग अलग थे, 46 गुणसूत्र थे वो अलग अलग थे। तो इसके बाद में क्या हुआ, केंद्रक झिल्ली बनी, केंद्रिका बनी, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका और दूसरे कोशिकांग बने। तो इस तरह से क्या हुआ कि प्रोफेज में जो घटनाएं हुई थी उसका वापस क्या होता है या उल्टा होता है टेलोफेज अवस्था के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे क्वेश्चन आप देखें। अभी और वीडियो बनाएंगे अपने, इसका पार्ट 3 पार्ट 4 अपलोड करेंगे और आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को कीजिए। आपके कोशिका विभाजन एकदम टिप्स पे याद हो जाएगा आपको।